हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। आज अपने ग्रेड थर्ड के लिए जो पहला टेस्ट हुआ, यानी कि कल हुआ था ऑफलाइन सेंटर में, और वो टेस्ट सबके लिए निःशुल्क है। एप्लीकेशन पर भी आप जाके उस टेस्ट को देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट जरूर दें और इसकी फिर व्याख्या देखना। मैंने ये टेस्ट क्यों डिजाइन किया बहुत सारे बच्चों के मन में, क्योंकि मेरे प्रश्न जो होते हैं हमेशा कथन कारण सत्य असत्य वाले इस तरह से होते हैं, लेंथी टाइप के प्रश्न। और इसका मकसद क्या है, जैसे मान लो राजस्थान का भौतिक प्रदेश में से मैंने 10 प्रश्न बनाए और उस 10 प्रश्नों को पढ़ने के बाद उसके इर्द गिर्द की बातें याद करते हुए पूरा टॉपिक कवर किया जा सकता है। यानी कि 2 दिन लगा के मैंने 60 प्रश्न तैयार किए हैं। शुरू के 2 प्रश्नों पे 1 घंटा लग गया था। खुद वर्क करता हूं, ये नहीं कि पिछले आए हुए पीवाईक्यू डाल दिए, कुछ ऐसा एकदम से परफेक्ट कार्य आपके लिए। तो कार्य मैं करने के लिए आपके लिए तैयार हूं। आप अपना समय दें, मैं आपको अपना समय दूंगा। टेस्ट जिन्होंने ऑफलाइन देना है तो रायसेन नगर में अपने पास चल रहा है। और एप्लीकेशन की बात करें तो ये एसएस एजुकेशन ऐप है, ऐसा है इसका लोगो दिखने में, फूल से बांट रहे हैं जिनका भी ये ऐप है। और मेरे मार्गदर्शन में यहाँ जो टेस्ट बन रहे हैं, तो इस तरह से ये टेस्ट सीरीज का यहाँ नंबर दिया हुआ है, तो आप पता कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है। संतवीर सर टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है। नामात्र के शुल्क पर आप ये मान लो ऑफलाइन में तो 125 रुपए महीने के पढ़ रहे हैं बच्चों को, ठीक है। तो वो कुछ नहीं है, वो उनका ही जिनका सेंटर है, अपनी जो टीम है जहां काम करती है। मैं अपना वहां जितना मेरे से होता है निःशुल्क सेवा हित में अपना टाइम बच्चों को दे देता हूं भाई, ठीक है। अब अपने बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में। पहला खतरनाक वाला प्रश्न, ये सीधे टेस्ट को उठा लिया मैंने। ये नहीं है कि हो सकता है कि आपको दिखने में कुछ अजीब से लगे, पर आप मैनेज कर लेना। मुझे पता है आप मैनेज कर लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सत्य कथन। यहां थोड़ा सा आप कहेंगे सर पहले ही प्रश्न में गलती जब आरपीएससी से हो जाती है। यहां सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का, तत्पश्चात पूर्वी मैदानी भाग का उद्भव हुआ। ऐप में इसको करेक्ट कर दिया गया था, लेकिन प्रिंट पहले निकाल लिए, तो वो पीडीएफ जो थी पहले वाली वही मैंने यहां आपको करेक्ट करवा रहा हूं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसको हमने देखा है कि 4 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। देखना एक प्रश्न से भौतिक प्रदेशों की कितनी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। जैसे चट्टानों का, और इनके भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक अवसादी चट्टान, एक ग्रेनाइट चट्टान। अभी हाल ही में एक प्रश्न भी आया था ग्रेनाइट चट्टान को लेकर। यहां भौतिक भागों में सबसे पहले कह रहा है प्रश्न कि अरावली पर्वतमाला का उदय हुआ, तत्पश्चात पूर्वी मैदानी भाग का उद्भव हुआ। क्या यह बात सही है? दूसरा कथन, एक प्रश्न देखते हैं, आपसे लेते हैं, फिर मैं आप जल्दी जल्दी करवा दूंगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश की जनसंख्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के लगभग बराबर है। अरावली पर्वतमाला राज्य के 10% भाग पर है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का उद्भव प्लिस्टोसीन के प्रारंभिक व दक्षिण पठारी प्रदेश का उद्भव क्रिटेशियस युग में हुआ। अब ये आपके लिए प्रश्न, और इस प्रश्न भौतिक प्रदेशों के संबंध में आपको चयन करना था कि कितने कथन जो हैं सत्य है, कितने असत्य हैं। आप इन प्रश्नों को पढ़ दिया मैंने, आप उत्तर लगाएं। और एक बात आपको बता देता हूं, फिर आपको उत्तर लगाने का मौका नहीं दूंगा, मैं सीधा अपना एक्सप्लेनेशन दूंगा और उत्तर बताता जाऊंगा। बहुत सारे बच्चों के जहन में यह बात उठ रही होगी कि सर थर्ड ग्रेड में ऐसा प्रश्न थोड़ी आवा है भाई, आपको यह पता है प्रश्न कैसे आएंगे, तो घर बैठ के तैयारी कर लो, लग जाते नौकरी। आरपीएससी जो ग्रेड सेकंड में या फर्स्ट ग्रेड में देने गए थे पेपर, उनको पता था ऐसे प्रश्न आ जाएंगे? पता नहीं है कैसे प्रश्न आएंगे। कभी भी कुछ भी पैटर्न बदला जा सकता है। तो बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग अब देखो, ये सामान्य अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना कौन सा है, तो ये हम याद रख लेते हैं अरावली पर्वतमाला है। तथ्य देखो मैंने नॉर्मली दिए। उसके बाद तत्पश्चात जो है किस कौन सा, पूर्वी मैदानी भाग का नहीं। अरावली के बाद किस भाग का उद्भव हुआ? पठारी प्रदेश का। यानी कि ये 2 नंबर पे है प्रदेश, ये 3 नंबर प्रदेश है, और ये 4 नंबर प्रदेश है। पहले दूसरा और चौथा प्रदेश जो कि आपको पता है गोंडवाना लैंड का भाग है। वो सारी बातें आपको सामान्य पता है, पेंजिया था, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, फिर वो टैथी सागर,
मरुस्थलीय प्रदेश और मैदानी प्रदेश ये टैथी सागर के अवशेष हैं। ये बातें सामान्य आपको ध्यान है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की जनसंख्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के लगभग बराबर है। ये किसी गाइड से ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ, भौतिक प्रदेशों को समझते हुए ऑप्शन डाला है। अच्छा, ये आपको पता है। फिर क्या है कि उसके बाद मैदानी भाग का उद्भव हुआ। नहीं, ये बात गलत होगी, यानी कि ये कथन गलत हो गया। पहली बात तो सही है कि सबसे पुराना अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के बाद दूसरा प्राचीन जो होगा वो पठारी भाग। इस तरह से पढ़ते हैं हम। फिर हम इनको पढ़ते हैं, मैदानी को और मरुस्थल वाले को। ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 39%। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की जनसंख्या 40%। सॉरी, हाँ, 39 और 40 जनसंख्या। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 61.11 और इसका क्षेत्रफल कितना है? 23%। तो इन चीजों को, आंकड़ों को आप वैसे पढ़ते हो माने वो सीधा थोड़ी पूछेगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। इन चीजों को मैंने, उन्हीं चीजों को सामान्य को इसमें डाल दिया ताकि एक प्रश्न के माध्यम से जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन दे रहे हैं टेस्ट, उनको बहुत सारे तथ्य मिल जाएं और वो इसके लिए भी तैयार रहे कि अगर इन तथ्यों को इस तरह से डिजाइन करके दे दिया इस फॉर्मेट में, यानी कि 4-5 प्रश्नों का एक प्रश्न बना के दे दिया, तो हमने कैसे हल करना है। बात इतनी सी है। अगर बदला पैटर्न, अगर पैटर्न नहीं बदला तो तथ्य तो आपके याद है, इनमें से कोई सिंगल प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर, सीधी सी बात है। अरावली पर्वतमाला राज्य के 10% भाग पर है, यह कथन सही हो गया। यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि 9% भाग पर है, 10% यहां पर क्या है? जनसंख्या है। वर्तमान जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैंने आंकड़ों को बदला है। बहुत सारे बच्चे, देखो आपने जो भी टेस्ट सीरीज सब अपनी जी जान लगाते हैं, मैं मेरी टेस्ट सीरीज का जानता हूं कि अप टू डेट आज से 5 दिन पहले भी जो पेपर हुआ उसमें कोई अगर चेंजेस देखने को मिला, मैं हर जो कंपटीशन एग्जाम का पेपर देखने के बाद अपने पेपर को ये डिजाइन करता हूं। आप ये देख लो, 60 प्रश्न बनाने में मैंने 2 दिन लगाए हैं, तो इसका मतलब ये देखो, इस पे 35 मिनट लगे थे एक ही प्रश्न पर। पूर्वी मैदानी प्रदेश का उद्भव प्लीस्टोसीन के प्रारंभिक व दक्षिण पठारी प्रदेश का उद्भव क्रिटेशियस युग में हुआ। अब यह बात बिल्कुल सत्य है। अब आपको याद रख लेना है, अरावली पर जो ऑफलाइन वाले बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे, आगे मैं थोड़ी सी नई व्याख्या, नई चीजें ऐड कर दूंगा और ज्यादा बातें नहीं होंगी, सिर्फ मैं टू द पॉइंट वैसे बात करता हूं। शुरुआत में बातें हो जाती हैं बताने के लिए। ऑफलाइन वालों को ये बातें बताई हुई हैं तो उनको हो सकता है नॉर्मल लगे। पूर्वी मैदानी प्रदेश का उद्भव, अब ये बात रट लो, क्योंकि अरावली का हमें पता है कि प्री कैम्ब्रियन युग में उद्भव हुआ। इनका हो सकता है वो पूछ ले, पूर्वी मैदानी प्रदेश का कब हुआ? प्लीस्टोसीन के प्रारंभिक युग में। पठारी प्रदेश का कब हुआ? क्रिटेशियस युग में। अब बचा कौन सा? मरुस्थल वाला। मरुस्थल प्रदेश का उद्भव किसमें होता है? ये जो प्लीस्टोसीन है, प्लीस्टोसीन वाला काल है, इसके उत्तर, प्लीस्टोसीन के उत्तर, यानी कि प्लीस्टोसीन का जो लास्ट वाला चरण था उसमें उद्भव हुआ। प्रारंभिक चरण में किसका हो गया? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। यानी कि अभी हमारे पास क्रम में बात याद आ जाए, पहले नंबर पे उद्भव किसका हुआ? अरावली का। युग की बात करें तो कैम्ब्रियन युग था, प्री कैम्ब्रियन युग था। ठीक है। अरावली के दक्षिण वाली जो चट्टाने हैं, दक्षिण अरावली की, वो कौन सी है? ग्रेनाइट चट्टाने हैं। और यहां पर जनसंख्या कितनी है? 23%। अच्छा, और कितने प्रतिशत, सॉरी, अरावली में जनसंख्या कितनी है? 10%। और राज्य के कितने भाग पर है? 9% भाग पर है। फिर चोटियों की आगे मैं ट्रिक से चोटियां आपको याद करवा दूंगा, मध्य, उत्तरी और दक्षिण अरावली की। दर्रे और चोटियां वो अलग से आपको याद रखनी है। 2 नंबर पे हमारा क्या हो गया? पठारी भाग हो गया। ये भी गोंडवाना लैंड का हो गया और ये भी उस तरह पठारी भाग। अच्छा, अरावली और पठारी भाग ये दोनों भारत के प्रायद्वीप जो पठार है उसके भाग है। अब अगर आपको एक लाइन दे दी जाए, आपसे पूछा जाए, आपको लगेगा कि ये सत्य कैसे हो सकती है? मैं ये कहूं, जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो भारत के मैदानी भाग का हिस्सा है। आप इसको सत्य मानेंगे या असत्य मानेंगे? हमें दिखने में, ये सुनने में ये लाइन क्या लगेगी? असत्य है। पर इस बात का ध्यान रखना कि जो मरुस्थलीय भाग है वो पूर्वी जो भारत का मैदानी भाग है
उसका ही हिस्सा है। यानी कि पूर्वी मैदानी भाग और मरुस्थल ये दोनों हमारे भारत के मैदानी भाग के हिस्से हैं, और अरावली और पठारी ये पठारी भाग के हिस्से हैं। ठीक है, इस तरह से पठारी भाग के बारे में हमारी बातें हो गई। ये भी यानी कि 2 नंबर पे आया। 3 नंबर पे मैदानी भाग आया, तो पठारी भाग जो है वो किस में हुआ? क्रीटेशियस युग में हुआ। ठीक है, और उसके बाद आपका जो पूर्वी मैदानी है वो प्लीस्टोसीन के प्रारंभिक में, और मरुस्थलीय क्या हो गया? उसके उत्तर युग में हुआ। तो ये बात सही है और ये बात सही है, यानी कि 2 बी और डी ये सत्य है। देखो एक प्रश्न में तथ्य कितने आपके याद हो रहे हैं। आप ये मत सोचो ऐसे प्रश्न थोड़ी आएंगे, अरे आपसे पूछ के बनाएगा कि एग्जामिनर। मेरे पिछले ये 10 साल का जो मेरा पेपर वर्क है वो यहां आपको देखने को मिल रहा है। मतलब मैंने 10 साल में जो पेपर के बदलते दौर को देखा है। सबसे पहले पेपर का दौर जो बदला था वो 2015 में बदला था, ग्रेड 1 में। लोगों ने सोचा नहीं था ऐसा। कथन कारण सत्य असत्य ये यूपीएससी का पैटर्न है। धीरे धीरे चीजें जो है वो बदलती जा रही हैं, पैटर्न बदल सकता है। तो बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग नुकसान क्या है? यहां पर अगर सीधा पूछता है एक बात, तो आपके बातें तो याद ही है, आपको बातें वही याद करनी है, फैक्ट वही है सारे, मैंने तरीका बदल के दिया है, बस इतना सा काम किया है बदलते दौर के। मेरे को बढ़िया लगता है, मैं सीधा पूछ सकता हूं रावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर है? लो जोर ही नहीं आता, आसान प्रश्न बना दिए। आप भी खुश हो जाओगे, सर ने प्रश्न, आपके मन में यह भी आता है उस टेस्ट सीरीज में तो 100-200 प्रश्न है भाई, आहा। अरे एक प्रश्न में कितने मिल गए आपको? 4 मिल गए, 5 मिल गए, कितने हो गए? देखो पठारी प्रदेश, इसमें 1 2 3 4 5 हो गया, कि इसकी जनसंख्या उसकी जनसंख्या 5 6 7 प्रश्न हो गए। बोलो मैं संख्या बढ़ा सकता हूं? नहीं, अब मेरे को चाहिए रिजल्ट। मैं ये कहता हूं कि हमारे जो बच्चे टेस्ट सीरीज से अपने, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूं कि आप बाद में आके को हो गुरुजी थे तो नहीं, निहाल ही कर दिया। ठीक है भाई, चलो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संदर्भ में सत्य कथन। फिर जब मैंने टेस्ट बनाया तो इस तरह से देखो, अब हर प्रदेश पर एक एक प्रश्न, पहले पूरे भौतिक प्रदेश पर आ गया, अब हर प्रदेश पर। इस तरह से हर टॉपिक अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्लियर करेंगे। आपका ऐप पर लेना चाहो ऑनलाइन तो वैसे, ऑफलाइन हम प्रयास कर रहे हैं। अगर सूरतगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ में कबीर एकेडमी में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पहला टेस्ट बच्चों ने दिया था, तो वो बच्चे अभी देख भी रहे होंगे। और भी अगर हनुमानगढ़ में टेस्ट देना चाहे तो वो कबीर एकेडमी में चल रहे हैं। गंगानगर और इधर अपने प्रयास कर लेंगे। गसिमपुर में भी अभी बात चल रही है, वो क्लियर हो जाएगी कि जिंदल क्लासेज वहां की चलती है, वहां पर अपने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दें। वहां तो सप्ताह में 1-2 बार वहां मैं भी हल करवाने के लिए जाया करूंगा, क्योंकि गसिमपुर हमारे से नजदीक पड़ता है। संपूर्ण थार मरुस्थल का 61.11% भाग अकेले राजस्थान में है। दूसरा, इस भाग में कहीं कहीं पथरीली चट्टानें व छोटी पहाड़ियां हैं। बरखान बालू का स्तूप सबसे ऊंचे स्तूप होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप मिलते हैं। अब पूछा क्या है? सत्य कथन क्या है, यह पूछा है। देखते हैं। संपूर्ण थार मरुस्थल का लगभग 61.11% असत्य हो गया, क्योंकि संपूर्ण थार मरुस्थल का कितना 62% भाग जो है वो हमारे राजस्थान में है। ये क्या है? ये है राजस्थान के भौतिक भाग जो हैं, उन भौतिक भागों में जो मरुस्थल, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो कितना है? 61.11। ये राजस्थान के भौतिक विभाग के संदर्भ में आंकड़ा है। ये पूरे भारत में जो मरुस्थल फैला है उसका राजस्थान में कितना है? वो 62% है। समझ गए दोनों? तो ये गलत हो गया। इस भाग में कहीं कहीं पथरीली चट्टानें व छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, ये एकदम सत्य बात है। आपने देखा होगा जो ये छोटी पहाड़ियां और चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं और पत्थर देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये मरुस्थल में जो पत्थर ज्यादातर वो देखने को आपको कौन से मिलेंगी? अवसादी चट्टानें मिलेंगी भाई, अवसादी चट्टानें जिनमें पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह और वो निकलते हैं, और उधर ग्रेनाइट आपको मिलेगी चट्टानें। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। स्तूप युक्त प्रदेश, स्तूप युक्त प्रदेश और मुक्त प्रदेश, एक 58.50 है और एक 41.50 है। स्तूप कितने में है? बालू का स्तूप मुक्त कितना प्रदेश है? ये युक्त हो गया 58.50, यानी कि राजस्थान के लगभग 59% भाग पर क्या है? टीले हैं, और दूसरे पर नहीं है, मरुस्थल वाले भाग में। बरखान बालू का स्तूप सबसे ऊंचे होते हैं? नहीं,
ये सबसे ऊंचे कौन से होते हैं? सबसे ऊंचे होते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो है वो सबसे ऊंचे होते हैं, जो पवन की दिशा के समानांतर। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो है सबसे ऊंचे हैं। बरखान क्या है फिर? बरखान सबसे ज्यादा गतिशील है और क्या है? सबसे ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक, ठीक है। अब यहां मैं लिख देता हूं बालू का स्तूप बरखान पाए कहां पर जाते हैं? बालेरी एक जगह पड़ती है जो चूरू में है, चूरू के पास जगह पड़ेगी सीकर में है, सीकर के पास इधर नागौर वाला वो डीडवाना कुचामन हो गया हमारा, बीकानेर वाला लूणकरणसर एरिया हो गया, और जोधपुर वाला जैसे ओसियां हो गया। तो यहां पर हमें भालेरी जगह है, चूरू में भालेरी है शायद, इसका प्रॉपर नाम करके पूछा गया। ये सारे बरखान पाए जाते हैं। बरखान अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो बरखान का ये प्रश्न तो बहुत बार आया है कि अर्धचंद्राकार रेत के टीले। तो अब बरखान के बारे में कितनी बातें हो गई हैं। तो ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि सबसे ऊंचे नहीं है, सबसे ऊंचे अनुदैर्ध्य है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुदैर्ध्य बालू का नहीं, पैराबोलिक जो यू आकार वाले है ना, वो सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। यू आकार वाले, यू शेप वाले, ठीक है। अब देखो कितने कितने प्रश्न हो गए। सामान्य प्रश्न थार के मरुस्थल का कितने प्रतिशत है? 62%। सिंगल सिंगल प्रश्न बन सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन नहीं कि इससे आपको चीजें आप तैयार रहें कि अगर कुछ बदल के आया तो ये तो हमें आता ही है। फैक्ट ही तो तैयार करने हैं, आप जो किताबें पढ़ रहे हैं उन्हीं में से है। पेपर बहुत टफ था, हार्ड था, न जाने कहां से मंगल ग्रह से लोग आए और बना गए। क्यों आ गए? अभी ये देख लो, मेरा टेस्ट देने के बाद भी बच्चों ने खूब कहा कि सर ऐसा थोड़ी, कईयों ने पेपर तो ऐसे थोड़ी आता है। मैंने कहा कितने साल, 4-5 साल हो गए तैयारी करते हुए, तो फिर आपको अगर पता था पेपर कैसा आता है, लगे क्यों नहीं? ये कोई, मैं ये ईगो नहीं है मेरी की घुमंड है कि मैं लग गया जी पहले। मैंने तब भी मेरा पढ़ने का तरीका अलग था, अब भी मैं कहता हूं जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, वो हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। तो आप अपना तरीका बदलने वारे न्यारे हो जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो ये 3 ही ऑप्शन हमारे पास हैं। इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन क्या है? ए सी डी, बी सी डी। तो यहां मैं सीधा बता दूं आपको, इन दोनों में ही है। ए बी एक ऑप्शन में है, तो दोनों में ही है। गंगानगर जिले का सूरतगढ़ और बीकानेर का पूगल क्षेत्र, यहां पर क्या है? ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ जैसा ही एक स्तूप है सीप, सीप इसका ही प्रकार आप मान सकते हैं, ठीक है। बालू का स्तूप आकार के आधार पर और ये दिशा के आधार पर ये होते हैं, तो ये इसका ही आकार है। जैसलमेर वाले इलाके में आपको ना, इधर वाले इलाके में आपको वो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। जैसलमेर वाले इलाके में आपको कौन से देखने को मिलते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। इस चीज का आपने भाई ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या चलो रे भाई, प्रश्न संख्या, अच्छा इसके ऑप्शन इधर थे भाई 3, ये बच्चों के साथ भी हुआ ना, हनुमानगढ़ जिले का नौर, और ये ऑप्शन उसके ए और यानी कि ए और बी उसके सही थे। अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में प्रश्न जो दिया गया है कि अरावली पर्वतमाला जो है, इसको पढ़ो, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। हाँ जी, तो अभी अपना ये प्रश्न आ गया, अरावली पर्वतमाला निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? चलिए अब इसको गुजारते हैं। अरावली पर्वतमाला के बारे में एक अलग से तथ्य है, वैसे तो आपने चीजें याद की हुई है, लेकिन ये संख्या भी अच्छे से याद रखनी है। 450, 700 और 1000, ये संख्या आपने पक्की रट लेनी है, इस मीटर को अच्छे से याद रख लेना है। चलिए इस पे बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान, दिल्ली, गुजरात से, गुजरात में पालनपुर से लेकर ये चलती है अरावली पर्वतमाला। और वैसे अगर बात करें राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा से एंट्री होती है और कहां तक? उधर खेतड़ी तक रहती है ये अरावली पर्वतमाला।
टोटल इसकी कितनी है, टोटल 3 में 692, लेकिन आरजे राजस्थान में कितनी है, 550। प्रतिशत में अगर कोई पूछे कितने प्रतिशत राजस्थान में, तो 80% राजस्थान में है। अब इस पे बात आती है कि उत्तरी अरावली की ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर, मध्य अरावली की ऊंचाई कितनी है, 700 मीटर, और दक्षिण अरावली की ऊंचाई कितनी है। अभी ट्रिक से आपको अरावली की चोटियां आपको याद करवाई जाएंगी। सैयारा सजनी को कमल का फूल देना है आपने, 1000 मीटर हो गए। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई, तो अरावली की औसत ऊंचाई है जी 930 मीटर। इस बात को याद रखना, इनमें 250 का स्पेस है, इसमें 300 का स्पेस है। अरावली की ऊंचाई सबसे ज्यादा किस जिले में है, तो उदयपुर, उदयपुर जिले में है ना, सबसे ज्यादा विस्तार उदयपुर में, ऊंचाई सिरोही में है। इसी तरह अजमेर और जयपुर किस किस चीज का उत्तर है कि सबसे कम विस्तार किस में है और सबसे कम ऊंचाई किस में है वो। चलिए ये बात हो गई, इतनी बातें अरावली पर्वतमाला के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इस प्रश्न में जो है अभी बात करेंगे अपने चोटियों की। सैयारा सजनी को जब दिल की बात कहनी हो तो क्या करना पड़ेगा, तो शेर तो सुनाना पड़ेगा ना, जरा शेर तो सुनाना पड़ेगा ना बीरू। ये देखो, खो क्या है, उत्तरी अरावली की चोटी है, यानी कि ये दक्षिण अरावली की नहीं है। एक काम फिक्स करना आप कि दर्रे और चोटियां रट लेना। चोटियां आज की क्लास में आपको याद करवा दूंगा, दर्रे कोई शॉर्ट वीडियो में आपको याद कर, ऑफलाइन में वैसे मैंने आप दर्रों का आगे क्वेश्चन आएगा, वहां दर्रे चलो जितने मेरे याद है वो आपको करवाता हूं। चलो अब दक्षिण अरावली की चोटियां, आपने एक स्टोरी सुनाता हूं, दक्षिण अरावली की चोटियां वो आपके पक्की की पक्की याद रह जाएंगी। जैसे चोटियों की बात करें, गुरु शिखर की हम बात करते हैं, गुरु शिखर हो गई, ठीक है, शेर हो गई, ठीक है, जरगा हो गई, ठीक है, ऐसे चल रही है। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं कि आपको कोई कहे, कोई लड़का है, वो उसको कह रहा है कि मैंने भी भैया अपना प्रपोज वगैरह करना है किसी को, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जब दिल की बात सैयारा सजनी को कहनी हो तो शेर तो सुनाना पड़ेगा ना गुरु। जब दिल की बात, दिल की बात, दिल वाड़ा, सैयारा सजनी को कहनी हो, सैयारा सजनी को कहनी हो तो जरा शेर तो सुनाना पड़ेगा ना बीरू। तो शेर, तो ये दिल की बात है, ये सिरोही में चली गई, ये तीनों की तीनों कहां चली गई, ये आपको किधर मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको जरगा, सायरा, सजनगढ़, ये आपको उदयपुर में। सैयारा तू तो बदला नहीं है, तो सायरा ये हो गया। अच्छा, एक तो क्या दिल की बात कहनी है, शेर वेर सुना दो। क्या भाई दूसरा तरीका क्या है, सारी चोटियां आपकी टोटल 12, 15, 20 जितनी चोटियां, फिर दूसरा तरीका, एक तरीका तो ये है कि भाई दूसरा तरीका है कुंभ के मेले में, कुंभलगढ़, कुंभ के मेले में क्या करना है, चल के जाना है, चल से अचलगढ़, चल के जाना है किसके पास, ऋषि के पास चल के जाना है, ऋषिकेश। क्यों जाना है, पाप धोने के लिए, धोने से धोनिया, पाप धोने के लिए, धोने से धोनिया। ये जो बात बोल रहा हूं ना, आप इसको लिख लो। ऋषिकेश चोटी सिरोही में है भाई, एक ऋषिकेश उधर जाते हैं वो नहीं, ऋषिकेश चोटी। अब देखो एक एक चीज को मैं कहता हूं आंकड़े यही है, एग्जामिनर इन्हीं के साथ हेर फेर करेगा। इन चोटियों को देके वो दे सकता है संगत युगम चुने, ऋषिकेश को उदयपुर आगे लिख सकता है, सिरोही ना लिख के, और कुछ भी है ना। तो धोनिया, ऋषिकेश, हाँ, तो कुंभलगढ़, अचलगढ़, तो कुंभ के वेले में चल के जाना है आपको किसी ऋषि के पास पाप धोने के लिए। अब वो ऋषि आपको टिप्स देंगे। क्या टिप्स देंगे, ये टिप्स बड़ा खतरनाक है भाई। ऋषि कहेंगे कि भाई कुंभ के मेले में जाएंगे, ऋषि कहेंगे भाई वहां पानी है, पानी में नाग बैठा है, क्या है, पानी में नाग बैठा है, नाग पानी, याद रखना, नाग पानी, नाग पानी। और नाग पहाड़ मध्य अरावली की चोटी है, अजमेर वाली, ठीक है।
टॉडगढ़ आजकल ब्यावर नए जिले में चलेगी। वहां तो 3 चोटियां ही आपको, टॉडगढ़ वाली और नाग पहाड़ तारागढ़, वो याद रखनी है ना। नाग पानी में बैठा है, उसके पास लीला कमल, नील कमल, लीलागढ़, नीला कमल यानी कि लीलागढ़, नील कमल, कमलनाथ चोटी हो गई, नीला कमल है। उस कमल को आप, कमल के फूल को तोड़ो और सजनी को जाके दे दो, दिल की बात आपकी पहुंच जाएगी। लेकिन बाबा जी ने परहेज बताया है कि भाई परहेज करना है किस चीज के, सख्त सख्त। एक तो गंदा इशारा विशारा नहीं करना, गोगुंदा, ना कोई गंदा गाना गाना है, ना कोई इशारा करना है, ठीक है, इशारा करना है कैसा, रोज का सारा बाखर, ठीक है, रोजा बाखर, रोज का कोई इशारा नहीं करना, गंदा गाना गंदा इशारा नहीं करना, नहीं तो भैया रोला पड़ जाएगा, झारोला। लो रे, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इनको भैया लिख लो, इशारा नहीं करना गंदा इशारा नहीं करना। ठीक है, हाँ सही है, इतनी चोटियां हैं आपकी, ठीक है, हाँ सही है, कमलनाथ उदयपुर, ठीक है। दोनिया भी, हाँ दोनिया लिख दी, दोनिया है, दोनिया भी उदयपुर में, कमलनाथ भी उदयपुर में चलेगी। ये तो सारी की सारी है, जो सीरीज भी ऐसे बनाई है देखो, एक जिले में, जैसे नागपानी, लीलागढ़, कमलनाथ, नागपानी में बैठा है, पास में नीला कमल है, ये सारी की सारी उदयपुर में चली जाएंगी भाई, उदयपुर में चली जाएंगी। ये इशारा बाखर, रोजा बाखर, जारोला, ये तीनों के, ये सारी की सारी जालोर में चली जाएंगी। उसने सख्त निर्देश दिए कि भाई गंदा गाना नहीं गाना, गंदा इशारा विशारा नहीं करना, गंदा नहीं गाना, अच्छा कौन सा, अच्छा गा दो, तेरा कौन नी दीवाना दस खां, दस तेरी की पसंद गोरीए, बंदा तक दे ता मुक ही जावे, अखां तेरियां सरंग गोरीए, घड़ियां कुड़ियां ला के मिलते खुला टाइम बिता, दीद तेरी दे रोगियां ते दे दे कोई दवा, जदों कोलों होवे तैनू तकना, अखां कर लईए बंद गोरीए, हो तेरा कौन नी दीवाना दस खां, दस तेरी की पसंद गोरीए। ये वाला गाना गाना है, उसको थोड़ा सा पता चले कमल का फूल फूल लाया है, इस तरह से बैठ के वो, तो ये सारी की सारी देखो, ये मेरा व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन आपको चीजें याद करवानी है। एक शिक्षक बहुत अच्छा कलाकार, एक शिक्षक बहुत अच्छा, वो जो कहते हैं ना कार्टून वाला, और वो सारा कुछ आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को चीजें हमने स्कूल में सिखानी है किसी भी तरह से। अब ये चीजें आप भूलोगे नहीं, एक बार मेरे साथ ये देखो, चोटियां कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चोटियां लगभग जिलों सहित आपके याद होगी। धोनिया उदयपुर में है, ये सिरोही में है। देखो इस तरह से, अब देखो, अब ठोको ताली गुरु, ठीक है। इस तरह से मध्य अरावली वाली 3 चोटियां याद हो गई, बाकी जितनी बची वो क्या है, उत्तर अरावली की चोटियां हैं भाई, उत्तर अरावली की चोटियां हैं। गाना गा लिया, खांसी आएगी, अब नमक लिया जाए, गाना गा लिया है, हाँ जी। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के संदर्भ में सत्य कथन है, चलिए सत्य कथन बताना है आपको जल्दी जल्दी से। चंबल बेसिन का हिस्सा होने के कारण सर्वाधिक डांग भूमि धौलपुर जिले में है। अब देखो 3 तरह की भूमि की हम बात करते हैं। एक तो डांग के लिए एक शब्द आएगा उत्खात, और इसको इंग्लिश में आप क्या कह सकते हो, बैडलैंड कह सकते हो। उत्खात भूमि बैडलैंड, ठीक है, बैडलैंड, बैडलैंड है ये, उत्खात भूमि है। अब असल में क्या है, चंबल बेसिन के आसपास जो है वो ऊंची नीची, जैसे इस तरह का जो एरिया है वो बैडलैंड है, उस पे वो कृषि के लिए अयोग्य है, उत्खात भूमि कहते हैं, बैडलैंड कहते हैं। और वहां की स्थानीय भाषा में क्या है, इसको डांग कहा जाता है।
वहां की स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है, डांग कहा जाता है। और ये सर्वाधिक कहां है, करौली में है। करौली को क्या कहेंगे, करौली को कहते हैं डांग की रानी। क्या कहते हैं, डांग की रानी। और डांग की रानी ये बात हो गई, ठीक है। जो काम की नहीं है भूमि, बैडलैंड है, उसको बीड़ कहते हैं। तो ये बात तो असत्य हो गई। बनास बेसिन का दक्षिण पूर्वी भाग मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। अब इसमें जब ऑफलाइन किया तो ये बच्चों ने सोचा था कि ये कहलाता होगा कि मान लो अपने बात करें, राजस्थान बना लिया ऐसे सस्ता सुंदर सा हमने, और बनास वाला एरिया ये एरिया है ना। तो मैंने क्या लिखा है, इसका दक्षिण पूर्वी भाग मालपुरा करौली कहलाता है। यानी कि ये उत्तर हो गया बनास के लिए, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये हो गया पश्चिम। तो ये कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी भाग मालपुरा। तो क्या बनास के दक्षिण पूर्व में मालपुरा टोंक वाला एरिया आ जाएगा क्या? दक्षिण पूर्व वाला भाग ये कहता है मालपुरा करौली। मालपुरा तो चलो आ गया, करौली किधर रह गया? करौली तो फिर इस तरफ रह जाएगा ना, उस तरफ रह जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में, क्योंकि इधर बूंदी है, सवाई माधोपुर है, फिर जाके आपके करौली, और आप उसको देखने को मिलते हैं सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर आपको देखने को मिलता है। यानी कि बिल्कुल इधर वाले बेल्ट में आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिला के ये दक्षिण पूर्वी भाग नहीं होगा, ये क्या होगा, उत्तर पूर्वी भाग होगा। सीधा सीधा लाइन लिखी हुई है कि बनास बेसिन के उत्तर पूर्वी भाग को मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है। तो ये बात भी असत्य हो गई। चंबल बेसिन, या चंबल नहीं है, इसको क्या है कि माही से आप समझ गए होंगे। ये अपने पेपर में 2 मिस्टेक हुई थी, ऑनलाइन में ये नहीं है, ऑफलाइन में हुई थी। छप्पन बेसिन या माही बेसिन का ढाल पश्चिम की ओर, यानी कि माही आपको पता है राजस्थान में माही यूं आई और यूं गई, तो यानी कि माही इस तरफ जाती है, ठीक है। तो माही का अपने पश्चिम में है ढाल, माही का वो पश्चिम एरिया है। और बनास बेसिन का ढाल बनास का अपने पूर्व में है ढाल, तो बनास का पूर्व की ओर है। ये सी नंबर बात बिल्कुल सही हो गई। चंबल के प्रवाह के कारण बीहड़ भूमि का निर्माण होता है, रेविंस जिसको कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे, कंदरय। रेविंस भी इसको कह सकते हैं ना, रेविंस इंग्लिश में कहें तो। बीहड़ भूमि के अंदर है, कौन सी होती है, यानी कि जहां से नदी जाएगी, नदी के आसपास उसके प्रवाह क्षेत्र में क्या है, कुछ नलिकाएं बन जाती है, कंदरें बन जाती है छोटी छोटी, और वो क्या है, डाकुओं के लिए रहने के लिए थोड़ा सा बढ़िया एरिया होता है, डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है। बीहड़ भूमि को क्या कहा जाता है, डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है। और ये कहां पर है, चंबल प्रवाह के कारण बीहड़ भूमि का निर्माण होता है, जो कि कोटा से लेकर धौलपुर तक फैली हुई है। जो अब नालिकाएं बनती है वो कोटा से धौलपुर तक फैली हुई है। ये भी बात सही है, यानी कि इसमें सी और डी सही है। अब 3 तरह की टर्म्स आपके सामने आती हैं। एक आती है उत्खात भूमि, बैडलैंड, एक रेविंस जो बीहड़ भूमि होगी, और तीसरी जो टर्म्स आती हैं वो आती हैं जो आपके उसको कहते हैं महान सीमा अपभ्रंश। महान सीमा अपभ्रंश जो आता है, तीनों को आपने अलग अलग तरीके से पढ़ना है। महान सीमा अपभ्रंश तो क्या है, अरावली और विंध्यन पर्वत श्रृंखला का मिलन स्थल है। वो बड़े सारे भाग में जो फैला हुआ है महान सीमा, जो ग्रेट बाउंड्री बनती है एक बड़े भाग में, इधर से हाड़ौती वाले अंचल से लेकर और इधर तक बनती है, वो सारी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रश्न, ये उसके सी और डी ये सत्य थे। 7 नंबर प्रश्न पढ़िए और जल्दी से हम इसका उत्तर लगाते हैं। असत्य कथन जल्दी जल्दी चुन दो भाई, असत्य कथन जल्दी जल्दी चुन दीजिए। अब अगर जगह हो तो मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, इसके लिए अपने को मैपिंग की जरूरत है।
पहले आप उत्तर लगाना है तो थोड़ा सा एक कमेंट करके जल्दी जल्दी उत्तर तो बता दीजिए आप। ताकि ये भी अपने को देखने को मिल जाए। यहां कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके चीजें आज बहुत शानदार क्लियर हो जाएगी। मैपिंग तो भैया अपनी ऐसी वैसी होगी, अपने कोई ज्योग्राफी के नहीं है। ठीक है, काम चला लेंगे अपने मैपिंग से। ये राजस्थान वाला जो पतंगाकार आकृति, हमारा पतंग ऐसा है। इसमें हमने समझने लायक जो चीजें करनी है वो ये करनी है कि इसको मैं ये देखो, हमारी जो है जो पठारी भूमि जो है, पठारी भूमि के हम दो भाग बनाते हैं। एक भाग है विंध्यन कागार भूमि, विंध्यन कागार भूमि, जिसके बारे में लिखा आता है कि यह विंध्यन पर्वत श्रृंखला का सबसे अंतिम क्षेत्र है। और एक आपके आ जाता है दक्कन का लावा पठार। अच्छे से समझ लेना भाई, रटना नहीं पड़ेगा। दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार अच्छे से समझना है, रटना नहीं पड़ेगा। पठारी भाग का ये वाला जो एरिया है, यहां पर हम देखेंगे और जिले जो हमें देखने को मिलते हैं, यहां कोटा मान लो, यहां झालावाड़ मान लो, ठीक है, और यहां बारा मान लो, और यहां पर हम देखने को क्या मिलता है, बूंदी। इसको, इस एरिया को कट कर देते हैं सारे को अपने, ये लो 4 जिले लिखता हूं मैं। यहां कोटा और यहां झालावाड़ है, लोकेशन की अगर बात करें, ठीक है। यहां 12 है और इधर बूंदी है। बूंदी के ठीक सामने इधर सवाई माधोपुर है, ठीक है, और सवाई माधोपुर, करौली, और इस तरह से धौलपुर तक हम फैल जाएंगे, ठीक है। ये लो भाई धौलपुर। अब आपने एक काम करना है, इस वाला एरिया को हमने इस तरह से अगर सेट करते हैं अपने, इस तरह से राजस्थान को अपने एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो वाला एरिया आपके सामने लिखा हुआ है, इस एरियाज को हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम कहेंगे दक्कन का लावा पठार, ठीक है। और यहां जो एरिया होगा, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इस एरिया को हम कहेंगे विंध्यन कागार भूमि। इसको अच्छे से समझ लो, चीजें क्लियर होंगी, सारे पर्वत वगैरह आपके क्लियर हो जाएंगे। अब जो आपका विंध्यन कागार भूमि है, इसमें प्रश्न आता है वो महान सीमा अपभ्रंश, वो कहां पर आता है, यहां से लेकर इस एरिया में, यानी कि महान सीमा अपभ्रंश क्या है, इधर से अरावली वाला एरिया होता है, अरावली पर्वत वाला वह विंध्यन पर्वत श्रृंखला का मिलन स्थल माना जाता है। अरावली प्लस किसका, विंध्यन पर्वत श्रृंखला का। विंध्यन आप कहोगे कहां है जी, ये इसके इधर हमारे लगता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इधर मालवा का पठार है, ठीक है, और ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला वाला एरिया है। ये विंध्यन का सबसे लास्ट बिंदु है, और दक्कन का लावा पठार जो है विंध्यन पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी बिंदु माना जाता है। अब ये महान ग्रेट जो दीवार, महान सीमा अपभ्रंश हो गया आपके लिए। इसके अलावा जो दक्कन का लावा पठार है, दक्कन के लावा पठार के आगे हम 4 पार्ट बनाते हैं। दक्कन के लावा पठार के कौन कौन से पार्ट हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं बूंदी की पहाड़ियां। क्या पढ़ते हैं, बूंदी की पहाड़ियां। आप कहोगे जी ये ठीक है बूंदी, क्योंकि ये दक्कन का लावा पठार है हाड़ौती वाले अंचल में, कोजा बाबू में, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी में,
ठीक है, तो ये बूंदी की पहाड़ियां आ जाएंगी। बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी तो वो हो जाएगी आपकी सितूर या सतुर। बूंदी की पहाड़ियों की यहां की सर्वोच्च चोटी। आजकल एग्जामिनर इधर जाना शुरू करेगा इनमें एक एक बारीकी से। फिर दूसरा हो जाएगा आपके कोटा और झालावाड़। इधर जो फैली हुई है, इधर जो फैली हुई है कोटा और झालावाड़ में, उनका अगर हम नाम लिखें तो कोटा और झालावाड़ में यहां पर आपको मिल जाती हैं मुकंदरा की पहाड़ियां। कौन सी? मुकंदरा की पहाड़ियां, जो कि अर्धचंद्राकार है, ऐसे है, अर्धचंद्राकार, आधे चांद जैसी है। तो यह पूछा जाता है कहां है? कोटा और झालावाड़ में। मुकंदरा पहाड़ियां कोटा झालावाड़ में। बूंदी की पहाड़ियां इसकी सर्वोच्च चोटी सितूर चोटी है। फिर आप कहोगे कि भाई रामगढ़ कैसे रह गया? ये आपके आ गया मुकंदरा, आ गया मुकंदरा की पहाड़ियां, ठीक है। 3 नंबर पे 12 रह गया। तो शाहबाद उच्च भूमि, ये इसका दक्कन के लावा पठार का तीसरा भाग हो गया, शाहबाद उच्च भूमि, ठीक है। फिर आ गया 4 नंबर पार्ट आपका, जो कि सिर्फ झालावाड़ में है, डग गंगाधर क्षेत्र। गंगाधर शक्तिमान ही गंगाधर, गंगाधर ही शक्तिमान, ये डग वाला आ गया। डग वाला सिर्फ झालावाड़ में। अब आप देखो चीजें किस तरह से, रटने की जरूरत नहीं है कि दक्कन का लावा पठार इन 4 जिलों के आसपास जो है वो दक्कन का लावा पठार है। पठारी भाग के 2 भाग है। विंध्यन कगार भूमि आपको इधर से इस तरफ वो जो मिलेंगी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये वाला पार्ट, ये विंध्यन कगार भूमि है। अच्छा, उसके इधर वाला जो पार्ट है वो दक्कन का लावा पठार है। उसमें जो सिर्फ बूंदी में तो बूंदी की पहाड़ियां, कोटा और झालावाड़ में जो पहाड़ियां उसको मुकंदरा की पहाड़ियां कहते हैं अर्धचंद्राकार रूप में। सिर्फ 12 में जो है वो शाहबाद उच्च भूमि है। उसमें भी क्या है, रामगढ़ के पास उल्का पिंड गिरने से घोड़े के नाल की जो पहाड़ियां, घोड़े के नाल जैसी उल्का पिंड गिरे थे, उल्का पिंड गिरने से उनका आकार ऐसा, तो वो शाहबाद उच्च भूमि में रामगढ़ के पास ऐसी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। और ये 12 में हो गया, सिर्फ झालावाड़ में है डग गंगाधर क्षेत्र। अब इसको अच्छे से आप रट लो, इन चीजों को, बाहरी रूपरेखा आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ये चीजें इसकी हैं, ठीक है। अब आ जाओ, ये असत्य कथन कौन सा है? तो महान सीमा अपभ्रंश बिल्कुल अरावली और विंध्यन का है। विंध्यन कगार भूमि बलुआ पत्थरों से निर्मित है। बिल्कुल आपने देखा होगा कि धौलपुर में लाल पत्थर है, करौली में कौन सा है भाई? करौली वाला कमेंट करके बताएंगे करौली में कौन सा है, बूंदी में कौन सा? तो यहां पर वो बलुआ पत्थर देखने को मिलते हैं। बूंदी व मुकंदरा की पहाड़ियां दक्कन के लावा पठार का बिल्कुल अभी हमने देखा, बिल्कुल है। घोड़े के नाल की आकृति वाली रामगढ़ जो पहाड़ी है, रामगढ़ पहाड़ी डग गंगाधर की पहाड़ियों में स्थित है। नहीं, रामगढ़ पहाड़ी किसमें है? हमने अभी देखा था, ये शाहबाद उच्च भूमि में स्थित है, ठीक है। बात क्लियर होगी? तो ये असत्य कथन हो गया। अब आसान है, क्लियर है, चलते हैं आगे। ये हम ऑफलाइन में भाई इस तरह से काम करेंगे अपना। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में वो अपने, अभी मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि चांदखेड़ी में 500 लगभग 17 या कितनी है ऊंचाई उसकी मीटर, तो चांदखेड़ी झालावाड़ में स्थित चोटी है, वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। उड़िया पठार जो है 1360 है क्या सर्वोच्च पठार? और इसके बारे में यही आया था क्या कि यह गुरु शिखर के नीचे स्थित है? उड़िया पठार के बारे में यही था कि गुरु शिखर के नीचे स्थित है, गुरु शिखर के नीचे, ऐसा ही आया था प्रश्न। हाँ, गुरु शिखर के नीचे स्थित है। अब ये सामान्य सी बात है। एक देखो 1225 मीटर ऊंचा एक पठार है, कौन सा? बोराट का, जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। वो राजसमंद वाला वो एरिया जो है 2 जिलों के मध्य, राजसमंद के नीचे इधर उदयपुर लगता है, तो राजसमंद से गोलकुंडा के मध्य वाला वो बोराट। और
उदयपुर में बुराट पर एक चोटी है जिसका नाम है जरगा। कौन सी चोटी है? जरगा। जरगा उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है और जरगा का आपने नाम याद रखना है क्योंकि उदयपुर की ऊंची चोटी है और यह लगभग 1431 के आसपास है। जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर है जरगा की ऊंचाई। अब आप देखोगे, मैं ये लाइन दे दूं, जरगा उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, या ये दे दें बुराट पर्वत राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है जो कि जरगा के नीचे स्थित है। ऐसा ही है, तो जरगा, क्योंकि जरगा इससे ऊपर है 1431 है, बुराट का जो है दूसरा है 1225 मीटर है, उड़िया पर्वत सबसे ऊंचा है 1260 मीटर है, तीसरे नंबर पे आबू आ जाएगा। ठीक है, गुरु शिखर तो आपको पता ही है उड़िया से ज्यादा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? सबसे ऊंची चोटी चांदखेड़ी आ गई। निम्न में से कौन सा बूंदी जिले में स्थित दर्रा नहीं है? तो बार, ये बर दर्रा भी है, बर दर्रा भी लिख सकते हैं इसको, बार दर्रा भी लिख सकते हैं। ये नहीं है क्योंकि ये कहां पर है? ये आपके है ब्यावर में। तो ये बढ़िया तरीके से आप एक काम करना, आपको भी ट्रिक बनाने का तरीका बताता हूं। आप क्या है कि ब्याह में बर को बार ही पढ़ना, ब्याह है किसी का, बियर बार में जाना है, तो वो चीजें आप उसको, एक ना वो दक्षिण अरावली की चोटियों में भी कोट पहनाना भूल गए थे, कोटड़ा की चोटी। देखो दक्षिण अरावली की चोटियों में सबसे कम ऊंचाई ऋषिकेश चोटी की है और उससे ऊपर बाखर वाली तीनों उसके ऊपर है। ऋषिकेश से थोड़ी कम जो ऊंचाई है वो 14 नंबर पे अपने मान सकते हैं, वो कोटड़ा एक रह गई थी उदयपुर में चोटी। तो आप ट्राई करना चोटियां बनाने की, नहीं तो अपने फिर ना बने ये इसकी ट्रिक बनाने की दर्रों की, तो फिर अपने नेक्स्ट क्लास में जब ऑफलाइन मिलेंगे तब बना लेंगे। जरगा किस पठार की सर्वोच्च चोटी है? ये तो आसान हो गया, जर्रा अभी हमने पढ़ा था बुरहाट में। एक देखो भूमट है, डूंगरपुर और उदयपुर उस तरफ जो ऐसे फैला हुआ है उसके चारों ओर का, वो भूमट है, ये बुरहाट है। राज्य में क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान किस विभाग द्वारा संचालित है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो अपने ही चला है, भूजल विभाग द्वारा संचालित है। ये करंट के आपको पता है जो टॉपिक डाले हुए हैं 2025 में ही चला है। 47,000 के आसपास क्या है कि उसमें पानी रिसाइकिल सिस्टम बनाने के लिए कुएं खोदना और वो सिस्टम बनाया गया है। कर्म भूमि से मातृभूमि जल संरक्षण हेतु है ये अभियान, जल संरक्षण हेतु। करंट की अभी जैसे क्लासेज अपने स्टार्ट करेंगे, जैसे 5 अक्टूबर को क्रोनोलॉजी आ जाएगी तो उसमें सितंबर वाला डाटा होगा, तो वो सारा मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो वो मंथली अपने क्रोनोलॉजी कर लेंगे। तो ये आपके क्या कि 25 फ्लैगशिप योजनाएं जो है उसकी पीडीएफ अभी बना के आज शाम तक या कल तक मैं डाल दूंगा। 25 फ्लैगशिप योजनाएं, क्योंकि जन कल्याणकारी अलग से लगती है, फ्लैगशिप अलग से लगती है। पहले लगभग 33-34 फ्लैगशिप योजनाएं थी, उसमें अब कम करके 25 रह गई हैं। तो वो मिशन हरियालो राजस्थान के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो इसके उत्तर आपको यहां मिलेंगे, मिशन हरियालो राजस्थान। इस मिशन की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को हुई। जून 2024 में 2 मिशन और चले थे, आपको पता हो, एक पेड़ मां के नाम अभियान और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान। यह अगस्त में चला था हरियालो राजस्थान तीज के अवसर पर। इस अभियान के तहत अगले 5 वर्षों में 10 करोड़ नहीं, ये असत्य हो गया, अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ है और 10 करोड़ कितने हैं एक वर्ष में। इस एक वर्ष में कितने? 10 करोड़ लगाने का टारगेट। मुख्यमंत्री द्वारा दुद्दू के गाहौत में पीपल का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई, ठीक है। 23 जून 2024 को राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। ये कथन सत्य है, अनुत्तरित में तो चलो क्यों ही जाएंगे, तो असत्य कथन वो 10 करोड़ की जगह 10 करोड़ की जगह कितना है वो? 10 करोड़ की जगह कितना हो गया वो? हाँ 50 करोड़ हो गया, ठीक है। अब हमारे लिए प्रश्न आ गया, हाँ भाई ये था निम्न में से असंगत कथन। अब ये हालांकि ऑफलाइन वालों को बताया हुआ है, वो यहां से वीडियो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन वालों को नहीं बताया। जल्दी जल्दी इसका उत्तर बताओ पहले तो कमेंट करके जल्दी से।
हाँ, तो ये ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जो है ये ग्रामीण विभाग की योजना है, स्वायत्त शासन विभाग की नहीं है। और इस पे अपन बात कर रहे थे, तो मुझे वो सरिस्का इसलिए याद रह गया, ऑफलाइन बैच में बात कर रहा था, पंच गौरव, जो 5 गौरव जो दिए गए हैं, तो मैंने आपको कहा था कि सूजस में दिया हुआ है भरतपुर का, तो इसलिए कंफ्यूजन होगी। असल में सूजस में जो दिया था वो अलवर का दिया था, और हम उपज में पेड़ में उसमें बात कर रहे थे। आपको पता है अलवर में तो अर्जुन है। आप भी सही थे, ऑफलाइन वाले बच्चे कह रहे थे कि सर नहीं भरतपुर में कदम है, मुझे अर्जुन याद आ रहा था, अर्जुन याद आ रहा था। और अलवर भरतपुर दोनों में अगर खेल 5 विषय है, उपज है, कृषि है, औद्योगिक वाला है एक सेक्टर, एक पर्यटन स्थल है ना। यहां पर अलवर में जो है सरिस्का है और भरतपुर में केवला देव है, दोनों में खेल कुश्ती है। अलवर में क्या है, अलवर में प्याज हो जाएगा, उपज में क्या हो जाएगा, अलवर का प्याज हो जाएगा। भरतपुर में ये चीजें अलग अलग थी, तो अलवर भरतपुर अपने को कंफ्यूज कर रहा था कि हर जिले की मैंने टेलीग्राम में लिस्ट डाल दी है, 5 गौरव 2-2 3-3 चीजें याद करके आप कर लेना, लेकिन अलवर भरतपुर को जरूर याद करना। ये सूजस में हाईलाइट किया गया था अलवर वाली 5 चीजें। तो ये आयोजना विभाग द्वारा संचालित है। पंचगौरव योजना पर आगे और बात करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय योजना, ये गरीबी मुक्त गांव योजना, पहले चरण में 5,000, दोनों में 10,000। इसके तहत पारितोषिक रूप से एक तो 1 लाख की राशि मिलती है। इस पे एक रील बनाई हुई है 1 मिनट की, 2 योजनाएं उसमें क्लियर हो जाएंगी, आप देख सकते हैं। जो ग्रेड सेकंड में आपको मिला भी 1 लाख की राशि दी जाती है। खुद के बेस पर गरीबी से मुक्त हुए तो 21,000 की राशि मिलती है। अगर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको 15,000 की राशि मिलती है। इसके अलावा हर जिले को पुरस्कार दिया जाएगा गरीबी मुक्त के लिए। अगर पहली रैंक पे कोई जिला आता है तो 50 लाख मिलते हैं, तो वो 50 लाख वाला दिया था, उसमें 50 लाख 25 लाख इस तरह से। तो ये मैंने आपको रील के रूप में बताया हुआ, बाकी सब सारे तथ्य सही है। दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत प्रथम चरण में कितने, 5,000। अगर पूरी योजना के तहत पूछा जाए कितनों को गरीबी मुक्त करना है तो 10,000 गांवों को करना है। सोलर दीदी योजना के तहत प्रथम चरण कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, तो ये 25,000। तो ये योजनाएं और वो एक साथ जब करवाऊंगा करंट में तो इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। दीदी के नाम से 3 योजनाएं चलती हैं। पंच गौरव योजना 17 दिसंबर 2024 से प्रत्येक जिले को अलग पहचान दिलाने हेतु शुरू की गई थी। ठीक है, 5 तत्वों में एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, पर्यटन स्थल के रूप में, ये दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ही सही हैं इसकी। ठीक है, लाडो प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में प्रश्न है कि असत्य कथन का आपको चयन करना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो शुरू वाले प्रश्न में ज्यादा मैंने टाइम लगाना था, क्योंकि ज्योग्राफी की चीजें एग्जामिनर प्रैक्टिकली बातें देता है जो कि रट के याद नहीं होगी। आर्ट एंड कल्चर में सामान्य तथ्य हैं, याद हो जाते हैं, तो उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना भी दूं तो चल जाएगा। तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स की कमी कहां है, तो वहीं मैं काम करूंगा आपकी कमजोरी पे। तो ये 1 अगस्त है, 1 सितंबर नहीं है, इसलिए ये 1 अगस्त वाला, जो कि पहले पुरानी योजना थी राज्यश्री योजना, उसका नाम बदल दिया। इसमें यह कर दिया कि 1 अगस्त 2024 के बाद अगर कोई भी बेटी का जन्म हुआ है उसको राशि मिलेगी कितनी, 1.5 लाख। ये महिला अधिकारिता विभाग की फ्लैगशिप योजना है। हर विभाग की योजना का क्या है, कौन से विभाग द्वारा संचालित है योजना, ये जरूर याद रखना है। 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और स्नातक पूरा हो गया 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर अंतिम किस्त कितनी मिलती है, 70,000 रुपए के रूप में मिलती है, बच्ची को मिलती है। फिर इसमें स्पेशली बात जो है, नाम परिवर्तन हुआ। इसके अलावा क्या है, ये योजना पूर्व में सिर्फ राजकीय विद्यालयों में थी, अब राजकीय नहीं, राजकीय के साथ साथ निजी। बेटी का जन्म हो गया 1 अगस्त 2024 के बाद, उनको 1.5 लाख रुपए वाली वो स्कीम में शामिल हो जाएंगी। ठीक है, लाडो प्रोत्साहन योजना वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपने के पूरे चांसेज है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान मसरा हाल ही में चल रहा है, इसका 2.0 वर्जन स्टार्ट हो गया है। RKSMB के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये मैंने आपको शैक्षिक प्रबंधन की वीडियोस दी गई हैं, जिन्होंने नहीं देखा भाई देख लेना। बुक बच्चे पूछते हैं कौन सी एक, तो मैंने तो वो किताबें भी देखी है जिन्होंने दावा किया कि हमारे जैसी बुक कहीं है ही नहीं, और मैंने उन किताबों को भी पढ़ा, तो कोई भी एक बुक से काम चलने वाला नहीं है। लेकिन कोई भी बुक लेकर उसके साथ साथ आप वीडियोस देख लेना। मैंने डिपार्टमेंट की साइट से जितने डेटा मिलते थे ऑथेंटिक अपडेट करवाता रहूंगा आपको, टेस्ट के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से। तो जो अब किताब कोई भी एक ले लो, और सभी ने अपनी तरफ से मेहनत की अच्छी,
लेकिन 100% किसी भी किताब में नहीं होता और 100% मेरिट भी नहीं जाती। तो उसमें जो तथ्य दिए गए हैं मैंने क्या है कि व्यवस्थित करके पढ़ाया, तो आप उसको ऐड कर लेना। टेलीग्राम पर उसके जो नोट्स भी डाले हुए हैं। मसरा शिक्षा विभाग की योजना है कक्षा 8वीं तक के बच्चों में जो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, पठन कौशल विकसित करने के लिए योजना है। जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को जलापूर्ति देनी है? ये 24 था पहले, अब संशोधन कर दिया गया, 2028 तक कर दिया गया भाई। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में, इस क्रोनोलॉजी में ज्यादा क्या है कि टफ प्रश्न थे नहीं, तो आसान आसान जो बने वो मैंने डायरेक्ट डाल दिए। प्रथम स्थान महिलाओं को रोजगार देने के मामले में राजस्थान का। 1.3 गीगावाट क्षमता की सबसे बड़ी एकल स्थान सौर परियोजना की शुरुआत हुई है, जैसलमेर में हुई है आपके भाई। जैसलमेर में 2 जगह, जैसलमेर में ये लगाई गई है 1.3 गीगावाट क्षमता की सबसे बड़ी एकल स्थान, एक जगह पे सबसे बड़ी सौर ऊर्जा सौर परियोजना शुरू की गई है, जैसलमेर में की गई है, ये चर्चित रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ जी, टीबी मुक्त अभियान में राजस्थान देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान का 3रा स्थान है। राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0 कार्यक्रम के तहत राजस्थान में 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कितने डॉलर तक ले जाने की बात की गई है, कितने बिलियन डॉलर? तो ये 350 बिलियन डॉलर है, सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। शीनकाब निजाम साहब की, ये सामान्य बातें आपने करंट में अभी तक ग्रेड 2 का जो भी एग्जाम दिया आपको ध्यान है। तो शीनकाब निजाम को पद्मश्री मिला है, किस श्रेणी में मिला है? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला था। बैतुल बेगम को मिला था, शीनकाब निजाम साहब को मिला था, पंडित जी बैजनाथ जी महाराज को मिला था आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो ये आप ध्यान रख लेंगे। ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी ये कंफ्यूजन पैदा कर सकती है कई बार। मैंने इसको आसान प्रश्न क्यों डाले, पहले टफ क्यों डाले, उसके पीछे एक ही वजह है कि आपको पेपर हल करने का तरीका सिखाऊं। अगर ऐसा कभी भी पेपर आपके सामने आता है जो लेंथी प्रश्न होंगे, कथन कारण सत्य असत्य वाले, उनको राउंड करके आपने सीधा वो प्रश्न उठाना है जो सीधे सीधे ऐसे ऐसे प्रश्न है। फिर वो प्रश्न पढ़ने के बाद आपका दिमाग बंद हो जाता है, और ऐसे प्रश्न ताम्रवती नगरी में फिर आप आहड़ की जगह किसमें, गणेश्वर में चले जाते हो, क्योंकि गणेश्वर में भी तो क्या है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की इसको जननी कहा जाता है। तो दोनों तांबे से जुड़े हुए हैं, इसलिए आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो कभी भी पेपर हल करो तो इसके लिए एक चीज आप ये तैयार रखना, अपरिष्कृत मृद भांड जो पूरी तरह पके हुए नहीं है, उन पर अलंकरण भी बहुत कम है, किस सभ्यता की विशेषता है? आधे पके मृद भांड, ये बालाथल सभ्यता की विशेषता है। 11 कमरों वाला भवन मिला है यहां पर, और क्या मिला है? और बालाथल में सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। पहले मैं आपको बता दूं, आपके जहन में एक बात उठ रही होगी कि सर हमारे तो ये सभ्यता नाम ही नहीं है, आहड़ सभ्यता में कुल कितने स्थान है आप देख लो। तो एग्जामिनर को छूट है आहड़ सभ्यता में, उनमें प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा स्थल आहड़ से जुड़ा हुआ नहीं है या वगैरह वगैरह। तो सूती कपड़ा बैराट जब हमारे लगती है तो वहां भी मिला और यहां भी मिला है, थोड़ा सा ये ध्यान रख लेंगे। सभ्यताओं के बारे में मैंने एक क्लास दी हुई है, सभ्यताएं नहीं याद हो रही तो ऑब्जेक्टिव माध्यम से एआई का यूज करते हुए उसमें बताया है। यहां बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। यहां भवन निर्माण में पक्की ईंटों के प्रयोग का उदाहरण नहीं मिलता, सही बात है। धूप में सुखाई ईंटें और पत्थरों का प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, ठीक बात है। यहां सर्वाधिक तांबे के नहीं मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये कक्षा 10 की किताब से मिलाए हैं, ज्यादा बनाए हैं, ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप इस पेपर को करते हैं, जिन्होंने किया हुआ है पेपर, वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको ज्यादा थोड़ा सा चीजें क्लियर होंगी। भले ही मैं स्पीड में करवा रहा हूं, उनको पता है कि अच्छा हमने ये किया, क्यों किया, ये पता चल गया। निम्न में से मृद भांड व सभ्यता, तो ये आपको एक ही जगह दे दिए क्योंकि एग्जामिनर बार बार इनके बारे में पूछता है कि सभ्यता से मिले हैं। अब मेरे द्वारा जो पेपर बनाया गया है उसके आप तथ्यों को अच्छे से रट लेना, सारे के सारे। आप ये मान लो कि पनीर है, मलाई है भाई, एकदम से मक्खन, काले व लाल मृद भांड आहड़ से मिले हैं, तो इसलिए आहड़ को काले व लाल मृद भांड वाली संस्कृति कहा जाता है। फिर काले व नीले मृद भांड, ये गिलूंड से नहीं, ये गणेश्वर से मिले हैं, और इसको कृप्स वर्णी मृद भांड भी कहा जाता है, कृप्स वर्णी मृद भांड, ठीक है। कृप्स वर्णी गणेश्वर से मिले हैं, बिल्कुल। लाल बर्तनों पर काली सफेद रेखाएं, आने वाले समय में हाईलाइट होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा मृद भांड की श्रेणी में, तो ये कालीबंगा से मिले हैं। तो इसका ठीक उत्तर ये नहीं है, ये असत्य है, क्योंकि ये गणेश्वर से मिले हैं, गिलूंड से नहीं। नेक्स्ट, बैराट के संदर्भ में असत्य कथन
ये भाई हमने ऐप में चेंज करवा दिया था। असल में क्या था, इस कथन को ढूंढना था। यहां पर 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं कर दिया, ठीक है, और फिर सत्य कथन ढूंढना था। हाँ, असत्य ही ढूंढना था। ये सत्य था, 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं मिली है। यहां से हड़प्पा व मौर्य काल के विशेष मिले हैं, ये भी सत्य है। यहां से गोल मंदिर के विशेष मिले जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से, ठीक है, तो ये महायान से नहीं, ये कौन सा हो गया, हीनयान शाखा हो जाएगी। तो सी नंबर असत्य हो जाएगा। हवेन सांग यहां से गुजरा, वो कहता है कि यहाँ की बैल और यहाँ की भेड़े, यहाँ के बैल और यहाँ की भेड़ें जो है काफी प्रसिद्ध थी। मिहिर कुल ने इसको तहस नहस वो वाली फर्स्ट ग्रेड में बातें आई थी। तो असत्य कथन बताना है। 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं मिली है। टोटल मुद्राएं कितनी मिली है, 36। उसमें यूनान राजा मिनांडर की कितनी है, 16। वैसे यूनानियों की कितनी हो गई, 28 हो गई। 8 चांदी की पंचमार्क 28 और 8 टोटल कितनी होगी, 36 होगी। वीडियो लेंथी होगी, इसलिए मुझे लगा कि जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत। निम्न में से कौन सा बैराट सभ्यता के उत्खनन से जुड़ा हुआ है? बैराट सभ्यता के उत्खनन से जुड़ा हुआ कौन सा है भाई? दीक्षित है, नीलरत्न बनर्जी है, इसके अलावा दयाराम साहनी है। ये तो बहुत रटवाए हुए हैं आपको, वो एक वीडियो देख लो, चीजें आप भूलोगे नहीं। आरसी अग्रवाल आपको 2 जगह मिल जाएंगे। हमने गणेश जी को आगे ही आगे रखना है देवताओं में। गणेशगढ़ में गणेशगढ़ क्या, गणेशगढ़ गंगानगर वाला याद आ गया, गणेश्वर सभ्यता। और इसके अलावा अग्रवाल साहब हमें आहड़ में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। खरे साहब ढूंढ लेंगे आप कालीबंगा की तरफ। तो इसका उत्तर है ए और बी, दोनों सही है, ए और बी। सादे काले, पॉलिशदार भूरे, लाल काले, ये चित्रित मृदभांड किस सभ्यता, यानी कि 5 तरह के मृदभांड, 1 2 3 4 5 तरह के मृदभांड किस सभ्यता से, ये आहड़ सभ्यता का एक हिस्सा है, गिलुंड से मिले हैं। कौन सा विशेष कालीबंगा, ये भी करेक्शन कर दिया है, ऐप में कोई दिक्कत नहीं है, और ऑफलाइन में मैंने बच्चों से करेक्शन करवा दिया था। कौन सा कालीबंगा, ये सारे के सारे कक्षा 10th की बुक से बनाए गए प्रश्न हैं, कोई ज्यादा लेंथी नहीं है, देख लो आपको। खिलौना बैलगाड़ी मिली है, लकड़ी की नाली मिली है, हवन करेंगे, 7 अग्निकुंड मिले हैं, बेलाकार मोहर मिली है, यानी कि ए बी सी डी चारों ही इसमें क्या है, सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, निम्न में से कौन सा आहड़ सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो अक्षय कीर्ति, सांकलिया साहब, आहड़ सभ्यता के उत्खनन से, सांकलिया है, अक्षय कीर्ति है, और आहड़ में भाई बीबी लाल नहीं है, बी एन मिश्र है, दोनों जगह यहां भी है और उधर भी हमें देखने को मिलता है। तो इसका डी नंबर उत्तर आ जाएगा, बीबी लाल। ये सभ्यताओं के बारे में 3 कथन दिए गए हैं। यहां रंगाई छिपाई व्यवसाय के उन्नत का अनुमान, ये भी 10वीं वाली बुक से है, लगाया गया है। यहां मकान बनाने में धूप से सुखाई गई ईंटों पत्थरों का प्रयोग होता था। यहां से 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये सारी की सारी पाषाण धातु युगीन सभ्यता, मकान बनाने में धूप में सुखाई ईंटों का प्रयोग, रंगाई छिपाई व्यवसाय, ये सारी की सारी बातें किसमें है, आहड़ सभ्यता में है। किसमें है, आहड़ सभ्यता में है। 10th वाली बुक से कितने भी स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते थे, वो सारे के सारे मैंने बना दिए हैं। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से कितने स्तर मिले हैं भाई, कालीबंगा से कितने मिले हैं, 5 मिले हैं। 5 में क्या है, 2 तो प्राक हड़प्पा वाले हैं और 3 क्या है, हड़प्पा काल के हैं। और प्राक हड़प्पा में आपको पता ही था क्या था, कि जुते हुए खेत के साक्ष्य किसमें है, प्राक हड़प्पा काल के हैं। इसमें से अग्निकुंड वगैरह काफी चीजें। अग्निकुंड कैसे थे भाई, आयताकार थे अग्निकुंड। अच्छा, 3 किसमें मिले हैं आपको, बैराठ में मिले हैं। 8 किसमें मिले हैं, आहड़ में मिले हैं। कथन ढूंढना है। कालीबंगा में ये चीजें मिली हैं, गेहूं जो चना सरसों के साक्ष्य। बालाथल व बागौर से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, और बालाथल में बागौर नहीं है, यहां पर बैराठ है। यहां पर क्या है, बैराठ है। तो ये क्या कथन हो जाएगा इसका, ए व बी दोनों गलत नहीं, ए सही बी गलत, ये आ जाएगा। एक कमेंट करके बता दें, मुझे लगता है कि ये व्याख्या ज्यादा लंबी खींच जाती है। क्या सिर्फ जो
सत्य असत्य कथन है उसका ही बताऊं, क्या सत्य क्यों नहीं है, असत्य क्यों है। इतनी व्याख्या इनफ रहेगी या इतनी लंबी जो आपको बातें बताई जाती हैं वो ठीक है। अगर वो आप कहेंगे मुझे लगता है कि ज्यादा लंबी हो जाती है तो मैं आपको कम कर दूंगा, सिर्फ वही बातें बताया करूंगा कि ये सत्य क्यों है, ये असत्य क्यों है। ये भाई इनमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। इसके टिप्स जो उत्तर लगवाए हुए हैं ऐप में, उत्तर कुंजी ऐप में जा सकते हैं, पहला टेस्ट फ्री है, एक करके देख लो। इनके उत्तर ये सीधे सीधे है भाई, 60 पैसे डाक टिकट 7888, ये सीधे सीधे आप बता सकते हैं लगे हुए हैं। ये आसान प्रश्न है। अंगरखी का रूप, अब ये सीधे सीधे नहीं है। पछेवड़ी, अब मैं ये याद क्या ऑफलाइन में करवा दिया, ऑनलाइन क्लास दी हुई है। क्लासें आप अगर औरों की देखते हो, मैंने बहुत बार कहा आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति की मैंने वो बनाई हुई है प्लेलिस्ट, वहां जाके आपने क्या है वस्त्र आभूषण वाली वीडियो देख लो। आप ना तो आभूषण भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे कौन सा आभूषण किस अंग में पहना जाता है। ना पुरुषों के, ये ट्रिक बनाई हुई है, सन्नी देओल को गाड़ी में हमने बुलेट में बैठाना था और सारी चीजें, गदर फिल्म वाला सीन, और वो इतना जोर से बोलेगा चिल्लाएगा, लोका ने करना, वो मिर्जा बन के जाऊगा, कन्ना च डोडियां पालियां बोले करते लोग, तो वो कहेगा अशरफ अली अशरफ अली, वो सारा सीन। तो पछेवड़ी अंगरखी का रूप नहीं है। महिलाओं से संबंधित वस्त्र ये सारे बताए हुए हैं। दूत ही नहीं है क्योंकि वहां ट्रिक दी हुई थी, तो वो जब शक्कू को लेने जाएगा शकीला को, तो उसके घर वाले कहेंगे तू मत जा, किसी दूत को भेज दे, तो दूत ही क्या आ जाएगा, पुरुषों में अंगरखी का प्रकार आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या है, मसरू वगैरह, ये महिलाओं से संबंधित वस्त्र है। ये स्त्रियों के वस्त्र हो जाएंगे जब वो लड़की इमेजिन करती है कि दानी राजकुमार आए, मेरे सपनों का राजा आए, राजकुमार आए। दानी मजदूर नहीं कहेगी, राजकुमारी कहेगी। ख्वाब देख रही होती है, वो कहती है मुझे टस से मस ना होना पड़े, वो मुझे नौ नौ रंग के जो है कपड़े लेकर दे दे। तो वो सारी की सारी ट्रिक आपको उधर बताई हुई है। मुझे लगता है कि बार बार बोलूं एक ही चीज, बच्चों को लगेगा कि अच्छा यही 4-5 बातें आपको आती है, और लेकिन बड़ी शानदार तरीके से ट्रिक दी गई है। एक भी बात उसको आप अच्छे से रट लोगे ना, आपकी बात गलत नहीं होगी। कला संस्कृति वाली और उन वीडियोस को देख लो, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ये क्लियर है। हाँ, मैं ये सारी चीजें अगर याद करवाने लग जाऊं एक एक पेपर में, ये दोबारा से वही, तो आप देख लो 2-3 घंटे की एक वीडियो हो जाएगी। इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप इनके सीधे उत्तर, जीवी मक्या आवड़ा आभूषण क्या है, ये पैर में पहने जाने आभूषण पैर वाले हैं। तो वो नेवरी, मैंने कहा था कि कोई आदमी बरी हो गया है, वो आंवले के लंगर लगाएगा, तो नेवरी, आंवला, लंगर, ये सारे के सारे पैर के आभूषण है। मल्यागिरी, बंदेज में भूरा रंग होता है। असंगत युगम कौन सा नहीं है, पोत नहीं है। पोत क्या है, गले का आभूषण है। और तुलसी जट्टी चंपा नु कहती है मेरे पोत ना मिला दो, मैं गाल ना ला लूंगी। तो पोत क्या है, गले का आभूषण है। नाक का नहीं है, नाक का ही ऐसा एक नाम है चोप। मैंने कहा था भंवर कली खड़ी है बस में, घूंघट चुन्नी ले रखी है, चोप चाप खड़ी है। तो वो चोप जो है वो नाक का है, पोत किसका है, गले का है। तो ये समाने समाने भंवर कली चुन्नी, अब ये मेरे को समाने क्यों लग रहे हैं, या मेरे से जो पढ़े हुए बच्चे उनको समाने क्यों लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये ट्रिकली चीजें याद हैं। आर्ट एंड कल्चर में दुर्ग और चित्रकला कितने कठिन है, वो चित्रकला के कलाकार याद रखना। मैं कहता हूं वीडियो देख लो चित्रकला का, वो उनमें से अगर कोई आता है ना, 10वीं वाली बुक याद ही करवाई हुई है सीधी सीधी, ठीक है। पुत्री के जन्म पर गुलाबी पहना जाता है, पुत्र के जन्म पर पीला पहना जाता है। सामान्य प्रश्न भी दिए हैं। नौरंगशाही, बहादुरशाही, फर्रुखशाही क्या है, देखने में जब ऐसा पेपर में प्रश्न आए, यहां तो आपको पता है कि सर ने वस्त्र आभूषण दिए हैं, तो वो सीधा लिख दोगे महिलाओं के वस्त्र हैं। लेकिन पेपर में आपको क्या पता कहां से उठाया है, क्योंकि ऐसे नाम सिक्कों में भी है और ऐसे नाम पुरुष की पगड़ी के प्रकार भी है, तब कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये कैसे याद रखें कि ये वस्त्रों के, महिलाओं के वस्त्र है। तो इसके लिए मैंने वो ट्रिक दी हुई है, उस वीडियो में प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। टुकड़ी की छपाई जालोर और मारोठ में स्थित है। साइको वाले बच्चों को बता दिए गए थे कि ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी। अब इसमें क्या है कि समाने समाने बातें हैं। मैंने बताया था कि केवल वाली बात कहीं भी मिल जाए वो नहीं होता पाठ्यचर्या के निर्माण में, और ये सारी बातें सत्य हैं। आपने पेपर दिया है तो सारी बातें, ये तो उत्तर लगवाने वाले हैं सीधे, ये अधिगमकर्ता से संबंधित है। 4 श्रेणियों में अगर साइकोलॉजी को हम पढ़ते हैं, उसमें अधिगम प्रक्रिया, सीखने की स्थितियां, अधिगमकर्ता, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसमें वृद्धि और विकास जो है वो इसका हिस्सा होता है। अधिगम प्रक्रिया में क्या होगा या अधिगमकर्ता में क्या होगा, ये सारे के सारा मैंने
ऑफलाइन वाले बच्चों को तो आज बता दिया था, साइको वाली और कुछ चीजें जो है एक्सप्लेन आपकी अगली क्लास से करेंगे। फिर उसमें अब बच्चों का फीडबैक ले लूंगा क्योंकि बड़ी हो जाएगी ये चीजें, अगर क्लियर करवाने को लगे तो इसमें समय काफी ज्यादा लग जाएगा। एक बार के लिए आप इसके उत्तर देख लेना। जैसे ये है कि निम्न में से कौन सा मौलिक विज्ञान की शाखा नहीं है। अब देखो, मौलिक विज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है? अप्रयुक्त वाला जो मनोविज्ञान है, जिसको हम व्यवहारिक मनोविज्ञान कहते हैं, अप्रयुक्त क्या व्यवहारिक मनोविज्ञान कहते हैं, उसकी शाखा है ये सारी की सारी मौलिक की। तो दो शाखाएं हैं, मौलिक और व्यवहारिक। व्यवहारिक में आपकी सारी शिक्षा मनोविज्ञान और ये मिल जाती हैं, सामान्य, असामान्य, विकासात्मक, ये सारे मौलिक मनोविज्ञान में जब आप किताब खोल के देखो वहां आपको चीजें मिल जाती हैं। तो ये साइको वैसे मैंने पढ़ाई हुई है और पढ़नी है तो शुरू कर देंगे अलग से एक क्लास, ऑब्जेक्टिव रूप में चीजें आपको याद करवा दूंगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो सब्जेक्ट ना अजीब अजीब से, जैसे कंप्यूटर हो गया, आपका शैक्षिक परिदृश्य हो गया, ऐसे कथन कारण वाली चीजें ला ला के आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊं, ताकि आपको आदत हो जाए इन कथन कारणों से चीजें याद करने की। तो ये उत्तर दिए गए हैं, इसका हर्ट्ज है उत्तर, और इसका 2 नंबर उत्तर हो गया। और इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सामान्य सामान्य सा है। शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? धनात्मक मनोविज्ञान है, ना तो मानक नॉर्मेटिव नहीं है। शुद्ध मनोविज्ञान, शुद्ध विज्ञान हो ही नहीं सकता है। असंगठित सामाजिक, ये प्रश्न तो देखो सीधे उत्तर लगवाने वाले थे। तो फिर आपके जहन में आया होगा सर पहले बड़े टफ और इनको क्यों आसान दे दिया। मैं पेपर का प्रेशर कैसे हैंडल करना है ये सिखा रहा हूं, बहुत सारी चीजें। और वो फिर ऑफलाइन वाले बच्चों ने ये भी कहा कि सर सारी बातें जो हमें बताते हो वो ऑनलाइन में मत बताना, हमें फिर यहाँ आने का क्या फायदा हुआ। तो ये थोड़ा सा उनको अलग से फायदा तो मिलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी वाली देखो प्रैक्टिकली बातें हैं वो क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। फिर भी आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर उस हिसाब से मैनेज नहीं होगा। बच्चों को लगता है कि 2 घंटे और क्लास, ज्यादा कोई बातें नहीं की है, काम की बातें की है। फिर भी जैसा आपका सुझाव होगा उस तरह से अपने काम कर लेंगे। अपनी तैयारी को निरंतर जोश के साथ बनाए रखें। मिलते हैं नई क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।